हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई पल्स पे। तो दोस्तों, आज हमसे जो निमी का बुक है उससे हम तैयारी करेंगे सभी आईटीआई स्टूडेंट और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बिल्कुल बेसिक से सारी ए टू जेड जो भी हम डिस्कस करेंगे वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो लीनियर मेजरमेंट होता क्या है? लीनियर मेजरमेंट मतलब कि एक रैखिक माप। जैसे मान लीजिए लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो इस लाइन की अगर मुझे लंबाई चेक करना है तो ये लीनियर मेजरमेंट में आएगी, यानी कि रेखीय मापन इसको कहा जाएगा। और ये किस चीज से हम मापेंगे? तो या कोई इंची टेप हो या स्टील रूल हो, है ना। तो स्टील रूल और टैप की सहायता से हम इसको माप सकते हैं। तो ये जो लीनियर मेजरमेंट है ये रैखिक माप कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एसआई के अनुसार जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लंबाई की जो बेसिक यूनिट है वो मीटर होती है। उसके बाद एसआई के यहाँ पे कुछ यूनिट दिए गए हैं, जैसे कि मीटर है। 1 मीटर में 1000 होते हैं, आप सभी को पता है। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो जो माइक्रोन है ना, बहुत छोटी यूनिट है और लंबाई की यूनिट है। एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोन किसकी यूनिट है, तो आपको बताना है कि ये लंबाई की यूनिट है ना। तो जो मैंने यहाँ पे बताया उसको याद रखना आप। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे है, ये देखिए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू में, बस जस्ट इसको उल्टा कर दिया है, इसका भाग इसमें दिया है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है कि स्टी रूल। स्टी रूल किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एक लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है जो कि लीनियर मेजरमेंट करता है। जैसे मान लीजिए कोई लंबाई है, उसको हमको चेक करना है तो हम स्टी रूल की सहायता से आसानी से चेक कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे दिखाई हुई है। ये यहाँ पे लिखा है, सामान्यतः इंजीनियरिंग कार्यों में लंबाई की जो प्रेफर्ड यूनिट है वो है। जैसे कोई भी इंजीनियरिंग वर्क करते हैं तो उसमें लंबाई की जो यूनिट है वो में ही डिनोट करी जाती है। आप जितने भी इंजीनियरिंग के वर्क देखेंगे उसमें लगभग आपको में ही यूनिट मिलेगी। और उसकी एसआई यूनिट अगर पूछा जाए लंबाई की, तो एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है। उसके बाद सभी बड़ी एवं छोटी विमाएं मिलीमीटर में वर्णित होती हैं। तो जो लंबाई की एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। और इंजीनियरिंग जो वर्क है उसमें हम जो यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट ही होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे वेटेज यूनिट लिखा है, द वेटेज सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट। मतलब लंबाई की जो माप है, अगर हमको वेटेज प्रणाली में लेना है तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो गज है, जिसको इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं। तो गज इंग्लिश जो वेटेज सिस्टम है उसकी ऐसा यूनिट कहलाती है। उसके बाद हमको एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टील रूल, जो कि स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ये मटेरियल पूछा जाता है इसका। स्टील रूल की लंबाई है किस किस साइज में मिलती है ये भी आपको याद रखना है। 150 mm, 300 mm, 500, 1000 तक की भी होती है। तो इस रेंज में ये मिलती है, ये चीज याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे 0.05 है ना, यहाँ पे 0.5 और 1/64 इंच जो स्टी रूल है उसका अल्पतमांक है, जिसको लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे लिखा है, स्टील रूल इन ब्रिटिश मीजर। मतलब ब्रिटिश सिस्टम में जो लेंथ होती है वो भी स्टील रूल की सेम होती है। 150 से स्टार्ट होती है, 300, 500 और 1000 तक की जाती है। स्टील रूल के बारे में बस इतने ही 3 फैक्ट याद रखे जाते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना है, मटेरियल किससे बनाया जाता है और उसकी लंबाई की रेंज क्या होती है। बस इतनी ही चीजें आपको स्टील रूल के बारे में याद रखना है।
उसके बाद यहाँ पे आता है अन्य प्रकार के रूल। जैसे स्टील रूल हमने ये देखा, ये स्टील रूल है, इसमें 10-10 मिलीमीटर पे ये गैपिंग होती है। जैसे एक है यहाँ पे तो 10 मिलीमीटर पे एक बोला जाता है, 20 मिलीमीटर पे दो बोला जाता है, 30 मिलीमीटर पे 30, ऐसे ही 10-10 की गैपिंग करके पूरी यहाँ पे ग्रेजुएशन अंकित रहती है। और जो छोटी छोटे लाइन दिख रहे हैं आपको, तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो अंतर है वो 1 mm का रहता है। तो यहाँ पे ये जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। उसके बाद अन्य प्रकार के स्टील रूल। स्टील रूल तो ये भी हैं, लेकिन इनके डिजाइन अलग अलग होते हैं और एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। जैसे कि नैरो स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल, है ना, और पूरी लचकदार स्टील रूल जिसका एक सिरा टेपर होता है ना। ये 3 रूल आगे हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो नैरो स्टील रूल है, इस प्रकार के रूल का प्रयोग की बेस की गहराई, छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल तथा अन्य जॉब जहां पर साधारण रूल नहीं पहुंच पाता है, उस पे हम नैरो स्टील रूल का यूज करते हैं। इसकी चौड़ाई 5 mm होती है और मोटाई 2 mm होती है। ये भी आपको याद रखना है कि जो इसकी मोटाई है वो 2 mm रहती है और जो नैरो स्टील रूल है उसकी चौड़ाई 5 mm रहती है ना। ये रूल है स्टील रूल, स्टैंडर्ड जो स्टील रूल है ये है, और इसकी अपेक्षा इसकी जो चौड़ाई है बहुत कम रहती है, इसलिए इसको नैरो स्टील रूल बोला जाता है। इसका यूज आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि की बेस की गहराई, छोटे व्यास की गहराई और ब्लाइंड होल जो पूरे थ्रू ना हो, जैसे कोई मटेरियल है उस पे आर पार होल नहीं है, उसको हम ब्लाइंड होल बोलते हैं। तो उसकी गहराई मापने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट रूल, है ना। ये शॉर्ट रूल है, इसकी इमेज भी याद रखना है आपको। इमेज को विशेषकर आपको याद रखना है, एज इट इज इमेज यहाँ से पिकअप करके एग्जामिनर एग्जाम में रख देता है और हम कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट स्टील रूल है, यह 5 छोटी रूलों का सेट होल्डर के साथ होता है जिसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए, जहां पर स्टील रूल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। यह ग्रुप छोटे शोल्डर की बेस को मापने के लिए करते हैं। जैसे कोई ग्रुप वगैरह है, उसकी हमको चौड़ाई चेक करना है, तो ग्रुप में हम अपने जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है उसको यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, एक होल्डर पे फिट कर देते हैं और अलग अलग लंबाई में इनको बनाते हैं, तो ये ग्रुप को आसानी से माप सकते हैं, है ना। और आगे देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रूल आसानी से होल्डर से स्लॉटेड सिरे में चली जाती है ना। जहाँ पे स्लॉट वगैरह है उस पे आसानी से वो जो रूल है वो चला जाएगा, तथा हैंडल के अंत में नट के घुमाने पर यह कठोरता रिजिडिटी क्लैंप हो जाता है, मतलब अच्छे से क्लैंप हो जाता है। 5 रूलों की लंबाई, इसकी एक चीज और याद रखना है, उसका यूज तो रखना ही है कि कहाँ पे इसका यूज करते हैं। दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि 1/4 से लेकर के 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच तथा 1 इंच 5 सेट में मिलता है ना। ये चीज आपको याद रखना है इसकी। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये देखिए स्टील रूल विद टेपर्ड एंड। जो स्टील रूल जिसके टेपर सिरे हों, जैसा कि ये इमेज में आपको ऊपर दिख रहा है, ये देखिए स्टील रूल विद टेपर एंड, है ना। इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं। इसका टेपर सिरा, छोटे होल का आंतरिक साइज, नैरो स्लॉट, ग्रुप, खाली जगह को मापते हैं। इस रूल में 2 इंच के ग्रेजुएशन में 1/2 इंच चौड़ाई तथा अंतिम सिरे पर 1/8 इंच चौड़ाई का टेपर होता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये टेपर है और ये सेम साइज के बने हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई छोटे डाया का हॉल है, उसका व्यास चेक करना है तो हम इस रूल से आसानी से चेक कर सकते हैं, वही इसका यूज है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपका यूज पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं एंगुलर मेजरमेंट। ये देखिए लीनियर मेजरमेंट को हमने बहुत सारे स्टील रूल पढ़ी है, जैसे शॉर्ट स्टील रूल है ना, स्टैंडर्ड स्टील रूल है,
और यहाँ पे एक और नैरो स्क्रू रूल हमने पढ़ा। तो ये लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज हो रहे थे। अब हमको एंगुलर मेजरमेंट के लिए बताना है कि एंगुलर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ऑब्जेक्ट के कोणों का कोणीय मान सामान्य रूप से डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है, जो कि एंगल की यूनिट होती है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये सभी को भली भांति पता है, लेकिन 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। ये चीज को आपको एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है और हमको छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती, तो इसको आप विशेष रूप से याद रखें। उसके बाद आगे देखते हैं, ये पूरा चार्ट है मेजरमेंट का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जैसे मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। जैसे 1 माइक्रोन है, उसकी वैल्यू 0.001 mm होती है। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, है ना। डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है ना। तो ये यूनिट आपको याद रखना है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको भली भांति इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम में देखते हैं हम, तो यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम में 1000 ऑफ इंच, मतलब इंच के 1000वें भाग को कैसे लिखते हैं, तो 0.001 इंच को, ये 1 इंच का 1000वां भाग है ना। 1 इंच ये सिंबल दिया है, इंच का सिंबल आपको पता ही है कि ऐसे लिखते हैं 1, जैसे 1 इंच मुझे लिखना है तो इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये आपको पता ही होगा। 1 यार्ड, यार्ड मीन्स गज, जैसे कि मैंने बताया, तो YD जो सिंबल रहता है वो यार्ड का रहता है, गज का। 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 फरलांग, FUR अगर लिखा है तो उसको फरलांग बोलते हैं। 1 फरलांग में 220 गज होते हैं और 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। तो ये यूनिट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये देखिए आगे स्क्राइबर, जो कि मार्किंग का एक टूल्स है जिसको मार्किंग में उपयोग करते हैं। तो स्क्राइबर यहाँ पे खरोंचनी लिखा हुआ है हिंदी में। एक वर्ड और आता है यहाँ से मुझे याद कि स्क्रैपर जब हम पढ़ते हैं तो स्क्रैपर को हिंदी में खुरचनी बोला जाता है ना। तो जो खुरचनी है ना, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको इसका इंग्लिश वर्ड याद रखना है कि स्क्राइबर, है ना। विन्यास कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले जॉब कार्य को विमाएं प्रदर्शित करनी होती हैं, तो उस पे क्या है, हम लाइन खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैंने मार्किंग करी पीस की, तो मार्किंग करने के पश्चात क्या होता है, मुझे जैसे मान लीजिए पीस है, मैंने इस पे चॉक पाउडर लगाया। चॉक पाउडर लगाने के बाद मुझे इस पे मार्किंग करनी है, तो मार्किंग के लिए जो मैं लाइन खींचूंगा ना, उसके लिए है ये स्क्राइबर का यूज करूंगा, है ना। तो ये इसलिए यूज होता है। स्क्राइबर का एक और याद रखना है कि ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और इनको हार्ड किया जाता है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, इनको बहुत अच्छे से हार्डनिंग और टेम्परिंग किए हुए होते हैं, जिससे बार बार लाइन लगाने के पश्चात ये पॉइंट घिस ना जाए, इसके लिए इनको हार्ड करते हैं। और ये पॉइंट बहुत शार्प रहते हैं, इनका एंगल 12 से 15 डिग्री रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्क्राइबर का पॉइंट है वो कितने डिग्री पे ग्राइंड करते हैं, तो 12 से 15 डिग्री के कोण पे इसके पॉइंट को ग्राइंड करते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये आपको याद रखना है कि एंगल कितने डिग्री पे ग्राइंड किया जाता है। ये जो पॉइंट को इतने कम डिग्री के एंगल पे क्यों ग्राइंड करते हैं, क्योंकि जब हम लाइन खींचे ना, तो जो लाइन है एकदम स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए इसको बहुत नुकीला बनाते हैं, है ना। ये इसके बारे में जानकारी। और दूसरा, एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं कि जो इमेज है ना, इमेज को भी आपको ध्यान रखना है। ये स्क्राइबर का इमेज है, इसमें एक सीधा पॉइंट रहता है और एक बेंड पॉइंट रहता है। तो जो सीधा पॉइंट है वो तो कहीं भी लाइन लगाने के लिए यूज कर सकते हैं,
लेकिन जो बेंड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई हॉलो पाइप है, उसके अंदर हमको लाइन लगानी है। जैसे हॉलो पाइप है, आप इमेजिन करिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता उसको, उसके अंदर हमको उसको लाइन लगाना है, तो उसके लिए हमको बेंड पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। रेखाएं खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग किया जाता है ताकि बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से जो रेखाएं हैं वो प्रदर्शित हों उस पे। उसके बाद एक चीज और याद रखना कि जब इसका यूज करते हैं तब इसको एकदम सीधा नहीं पकड़ते, इसको 60 डिग्री के एंगल पे झुका के पकड़ा जाता है। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद एक चीज और है इसमें, वो याद रखने लायक चीज ये है कि इसमें बीच में आप देख रहे होंगे कि ये जो नर्लिंग क्यों है, ये खुरदुरा सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं नर्लिंग। तो नर्लिंग क्यों की जाती है? क्योंकि हम यहाँ पे अपने हाथ से पकड़ते हैं पेंसिल की तरह, इसलिए इस पे ग्रिप अच्छे से बने, इसलिए इसको नर्ल करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए एक चीज और है कि दुर्घटना से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट बहुत शार्प है, तो शार्प पॉइंट मान लीजिए हम मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग के दौरान हमको याद नहीं रहा और हमने ये स्क्राइबर अपनी जेब में रख लिया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि स्क्राइबर हमको चुभ जाएगा। ये चुभने से बचने के लिए उसकी सुरक्षात्मक ये है कि इसको कॉर्क पर रखें। कॉर्क क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, छोटा सा सॉफ्ट रहता है, तो कॉर्क में इसकी नोक पे लगा के रखें जिससे ये चुभने से बच सकें हम। ये एक सेफ्टी फीचर है इसके अंदर। आगे देखते हैं यहाँ पे डिवाइडर। डिवाइडर भी मार्किंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये बहुत अच्छा टूल्स है, जब हम मार्किंग करते हैं तब इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए डिवाइडर को हिंदी में बोलते हैं विभाजक। तो डिवाइडर का उपयोग है, आप लोग जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, तो उसका यूज केवल सर्किल और आर्क लगाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गोल सर्किल बनाना है, तो उसके लिए क्या है, डिवाइडर लिया, उस पर डायमेंशन सेट करी, उसको घुमा दिया, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, इमेज में दिखाया गया है। तो ये सर्किल बनाने के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद मुझे कोई चाप लगाना है तो आसानी से लगा सकता हूँ। चाप मतलब जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ करना है, तो ये चाप हो गया, तो चाप आसानी से इससे लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा यूज ये है कि जैसे ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल रही होगी ये लाइन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर अगर इसकी डिस्टेंस है और मुझे इस लाइन को 10 बराबर भागों में बांटना है, तब मैं क्या करूंगा, इस डिवाइडर को 10 mm पे सेट करूंगा स्टील रूल पर। स्टील रूल पर 10 mm सेट करने के बाद मैं यहाँ पे ये कट लगा दूंगा, तो बराबर इस लाइन को 10 भागों में ये डिवाइडर डिवाइड कर देगा, है ना। तो ये क्या करता है, स्टेपिंग के लिए होता है। स्टेपिंग मतलब ये वाला, स्टेपिंग मतलब कि 10-10 mm के 10 भागों में इसने बराबर बांट दिया, तो ये इसने स्टेपिंग कर दिया। यहाँ पे सर्किल बनाया, आर्क लगाया, है ना, तो इसके लिए यूज होता है। और दूसरा ये, जैसे मान लीजिए स्टील रूल है, तो स्टील रूल से कोई भी डायमेंशन इसमें भर लिया हमने। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको हमने सेट करा, ये रहा 30 मिलीमीटर, 30 या 35 मिलीमीटर, जो भी डिस्टेंस पर इसको सेट करा। तो इस 35 मिलीमीटर को हमको इस लाइन पे कट लगाना है। इस लाइन पे मुझे अगर कट लगाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसके एक पॉइंट को रखूंगा, दूसरे पॉइंट से इस पे कट लगा दूंगा, तो ये लाइन यहाँ पे 35 मिलीमीटर की लग जाएगी। तो इसने क्या किया, जो डायमेंशन यहाँ पे था वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उपयोग विमाओं को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो डिवाइडर या तो फर्म जॉइंट में मिलते हैं या स्प्रिंग जॉइंट में मिलते हैं। जो आगे मैं चित्र दिखाऊंगा आपको वहां देखने को मिलेगा कि फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट में अंतर क्या है। तो आगे हम वही चीज को देख रहे हैं। ये देखिए, जो हमने पीछे देखा ना, ये इमेज सिंपल एक फर्म जॉइंट डिवाइडर की है ना, ये फर्म जॉइंट डिवाइडर है। और हम आगे जो देखेंगे
ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। इसका साइज 50 mm से लेकर के 200 mm तक होता है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है इसमें, एक तो ये रेंज याद रखना है कि 50 से 200 mm तक होता है। इसका साइज, इसकी दोनों जो लेग हैं जहां से खुलती हैं उस पॉइंट से लेकर के नॉक तक, जो इसका एंड पॉइंट रहता है वहां तक की दूरी इसका साइज बताती है कि डिवाइडर का साइज कितना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको पैग बोलते हैं। वो जो गोल जो हिस्सा है जो कि स्प्रिंग एक्शन देता है इसको इसको स्प्रिंग बोलते हैं। जहाँ से दोनों टांगें खुलती हैं उसको फल्क्रम बोलते हैं। उसके बाद ये बॉल है, इस नर लट की सहायता से इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बासर लगा हुआ होता है, तो इसकी इमेज है ना। इसको हमने अच्छे से समझा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में देना मुझे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, विभाजक की टांगों की सही स्थिति एवं उन्हें ठीक से बैठाने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि डिवाइडर के पॉइंट को एक जगह सेट करने के लिए 30 डिग्री के जो प्रिक पंच होता है उससे एक बिंदु लगा देते हैं और उसी बिंदु पर इसकी लेग को रखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि इसके जो पॉइंट हैं, मान लीजिए बार बार यूज करने पे घिस जाते होंगे, तो इसको शार्प हम ग्राइंडिंग करके नहीं करते हैं, इसको ऑयल स्टोन से तेज कर लेते हैं। ऑयल स्टोन से थोड़ा सा इसको शार्प कर लेते हैं, बार बार इसको ग्राइंडिंग करने से बचना चाहिए। आगे देखते हैं हम कि डेटम, जैसे हम जो पढ़ते हैं ना क्या बोलते हैं, मार्किंग, मार्किंग की जब सिस्टम पढ़ते हैं तो ये डेटम को जरूर ध्यान में रखा जाता है कि डेटम लाइन कौन सी होती है, वो यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद आते हैं आगे कैलीपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैलीपर कितने टाइप के होते हैं, कैलीपर का यूज क्या है, वो सब चीजें हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। कैलीपर एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। ये मापक यंत्र में आता है लेकिन ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। जैसे मान लीजिए ये इनसाइड कैलीपर है, ये इमेज इनसाइड कैलीपर का है, ये दो टाइप के होते हैं, और ये आउटसाइड कैलीपर का है जिसकी टांगें अंदर को मुड़ी हुई होती हैं, ये देखने को मिल रहा है आपको। इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलीपर। जिसकी टांगें बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं उसको बोलते हैं इनसाइड कैलीपर। तो इनसाइड कैलीपर का यूज आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंटरनल मेजरमेंट हैं उनके लिए इनसाइड माइक्रो जो कैलीपर है उसका यूज करते हैं, और बाहरी मेजरमेंट के लिए आउटसाइड कैलीपर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। अप्रत्यक्ष मापक यंत्र से मतलब ये है कि मान लीजिए ये स्लॉट है, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर है ना, 20 mm का ये स्लॉट है। हमने इसको इनसाइड कैलीपर से चेक किया तो हमको डायरेक्ट ये इनसाइड कैलीपर नहीं बता पाएगा कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये 20 मिलीमीटर है। हम इसको यहाँ पे चेक कर लेंगे, इतना साइज इसमें फिक्स कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, स्टील रूल पे सेट करके इसको पता करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये क्या कर रहा है कि डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं दे रहा, ये क्या कर रहा है कि साइज को अपने उसमें एडजस्ट कर ले रहा है, और हम जब ये स्टील रूल है उस पर चेक करते हैं तो जो भी पर्टिकुलर जो पार्ट्स है उसके साइज को ये बता देता है। सेम ऐसे ही आउटसाइड कैलीपर है, आउटसाइड कैलीपर बाहरी माप देता है, इसको भी पर्टिकुलर डायमेंशन पे सेट करके इसको स्टील रूल पे चेक किया जाता है। तो दोस्तों ये थे इंजीनियरिंग जो ट्रेड हैं, जैसे कि फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर, मोटर मैकेनिक,
डीजल मैकेनिक, वेल्डर, इनके लिए जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमने पढ़े इस क्लास में। आगे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, दूसरी जो क्लास लाएंगे। तो आपको जो भी स्टूडेंट हैं वो आईटीआई कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जो मेरी पढ़ाई हुई वीडियो के नोट्स बनाते हैं और लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हैं, तो दावे के साथ कहता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बाहर यहाँ से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से आपको जरा सा भी बेनिफिट मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।